they say I'm feeling like having a glassy. So from Gilassi, now you have bars which are called Gilassi restaurants. So I think the language will get enriched if we don't have mental blocks. And I entirely agree with Gurmeet that, you know, in the coming days with the age of technology, the globe is shrinking. You will see more and more of assimilation. People are traveling across continents. People, you go to Mohali, you'll find Germans working over there. You'll find French working over there. I think this is inevitable. It's inescapable. Right, विजय, इसी बात में मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगी. वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद चर्चा हम जारी रखेंगे. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. हम बात कर रहे हैं आज के दौर की भाषा की. गुरमीत, आपसे मैं दोबारा शुरू करना चाहूंगी. ये बताइए कि जो थ्योरेटिकल भाषा है और प्रैक्टिकल भाषा है, उसमें फर्क क्यों होता है? यानी कि जब हम एक लिटरेचर, एक बुक पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमें कई बार डिक्शनरी को रेफर करना पड़ता है, मगर जब हम बातचीत कर रहे हैं तो उसमें हम वो उतने जो भारी शब्द हैं वो इस्तेमाल नहीं करते हैं. ऐसा क्यों? आपका जो प्रश्न है उसमें जैसे ऐसा है कि जो साहित्य किसी समय में लिखा गया है, सपोज आज आप कबीर को पढ़ते हैं, या आप आज तुलसी को पढ़ते हैं, या आज आप जायसी को पढ़ते हैं, तो वो उस समय की भाषा में लिखा गया है. एक जमाना था जब हिंदी में जैसे ब्रज एक केंद्रीय भाषा थी, वो बड़ी आसानी से समझ में आती थी. अवधि थी, वो एक केंद्रीय भाषा थी. आप जो कह रहे हैं जो साहित्य हम पढ़ते हैं नॉर्मली, जब हमें डिक्शनरी की तलाश करनी पड़ती है, शायद उसकी एक वजह तो इस समय का अंतर होता है. दूसरा, जो आज जैसे अब साहित्य लिखा जा रहा है, आप देखिए वो बिल्कुल अलग भाषा है. अगर आज जो लोग उपन्यास या कहानियां लिख रहे हैं, उनमें बिल्कुल भी आपको ऐसा भेद मुश्किल नहीं लगेगी आपको डिक्शनरी पढ़ने में. अभी फॉर एग्जांपल भारतीय ज्ञानपीठ जो बहुत बड़ी संस्था है हिंदुस्तान में, उनकी एक पत्रिका है नया ज्ञानोदय, उन्होंने जो अंक निकाला उसमें उन्होंने लिखा बेवफाई सुपर विशेषांक. अब वो सुपर शब्द उन्होंने बेवफाई के साथ जोड़ के लिया, और पत्रिका हिंदी की मानते. अब जाकिर साहब कह सकते हैं कि भाई बेवफाई तो हमारा है, वर्धन साहब कहेंगे सुपर हमारा है. हम तो कह रहे हैं कि हम सब आपके ही हैं, तो हमें तो इस बात से कोई एतराज नहीं है. दूसरा, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जब आप जिस प्लेटफॉर्म में होते हैं उस प्लेटफॉर्म के मुताबिक आप भाषा का प्रयोग करते हैं. इस बात को मानने में कोई एतराज नहीं है कि साहित्य की भाषा थोड़ी अलग होगी, पत्रकारिता की भाषा अलग होगी, फिल्म्स की भाषा अलग होगी. मैं केवल ये कहने की कोशिश कर रहा था, और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा. जैसे हमारे इरशाद कामिल हमारे हिंदी डिपार्टमेंट के पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वो आज की तारीख में बॉलीवुड के आपने नाम सुना होगा शीर्ष गीतकारों में. आप उनकी गाने सुनिए, आपको एकदम पंजाबी ट्विस्ट भी मिल जाएगा उसमें, और आज दिनचर्या भी मिल जाएगा जो बटालवी साहब की लाइन से उन्होंने गाना बनाया, और आपको हिंदी के अच्छे वर्ड भी मिल जाएंगे और उर्दू के अच्छे शब्द मिल जाएंगे, सरमाया जैसा शब्द भी मिल जाएगा. तो मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें दड़बों में बंद नहीं रहना, और हम लोग बहुत लड़ लिए 50 साल. रघुवीर जी, तो मैं पूछना चाहूंगी कि कोई दूसरा व्यक्ति जरा हैगा वो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ समझ जाए, मकसद तो यही होना चाहिए भाषा का. ਤੁਸੀਂ एग्री करो? बिल्कुल. जे ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਚਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈ. ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਥੇ, क्योंकि वो मीडियम ही जुबान है, जुबान की खूबसूरती जे चंगी कविता है तो चंगी कविता की विशेषता इसे ही होएगी कि उत्ते जुबान की किवें वरतों की गई है, इस तरह दूजे सृजनात्मक साहित्य की होएगी. पर जे ज्ञान के खेत्र के कोई वख-वख विषय होणगे तो उत्थे उन्हां दी शब्दावली की लोड़ वक्री पैंदी है. इत्थों इस करके उत्थे जुबान की वरतों वक्री होएगी. पर जिहड़ी चिंता वाली गल होएगी वो सिर्फ यही है कि की तुसीं जान बुझ के कोशिश नाल ਤਾਂ कोई वक्री तरह की भाषा की वरतों नहीं कर रहे, वक्री तरह की शब्दावली नहीं ले रहे. बिल्कुल. जाकिर साहब, ये बताइए कि ऐसा क्यों है कि जो आज की नौजवान पीढ़ी है वो अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं बैठ के, तो वो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं और अपनी भाषा में बात करने में उन्हें संकोच महसूस होता है? देखिए, इसमें कसूर हमारा है, हमारे इंस्टीट्यूशन का कसूर है. अब अगर हमें मसलन मैं उर्दू की बात करता हूँ, अब उर्दू को अगर आप प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक कहीं नहीं पढ़ाते और उसको आप एमए क्लासेस शुरू कर देते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे किया है, तो उन लोगों के बैकग्राउंड तो है नहीं. तो इसलिए वो सहारा लेते हैं उस ज़बान का जो ज़बान दूसरे की समझ में आ जाए, इसलिए वो अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं. अंग्रेज़ी का इस्तेमाल मैं गलत नहीं समझता. भाई मेरे अपने राइटिंग्स पर एक बहुत बड़ा एतराज़ है कि मैं उसमें अंग्रेज़ी के इस्तेमाल करता हूँ, अल्फाज पंजाबी के करता हूँ, हिंदी के करता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ.
ऊपर। ये गंगा जमनी तहजीब है, इस गंगा जमनी तहजीब को वही तहजीब रहने दीजिए जो मीर की थी, गालिब की थी, कबीर की थी, तुलसीदास की थी। उस ज़बान को जिंदा रखें, वही हमारा कल्चर है, वही हमारी तहजीब। गुलजार जी, मैं थोड़ा पूछना चाहूंगी, मेरी एक ऑब्जर्वेशन हैगी है। पिछले हफ्ते मैं जयपुर से लिटरेचर फेस्टिवल उत्ते गई सी, उत्थे मैं जावेद अख्तर जी का सैशन अटेंड किया। उन्होंने जदों ही सैशन की शुरुआत की, उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हाँ, ते मैनू ये दसो कि मैं इंग्लिश गल करा या, उन्होंने हाले सेंटेंस खत्म नहीं होया, उत्थे जिहड़े स्पैक्टेटर्स सीगे उन्होंने उन्होंने मुंह चों इक्को ही वर्ड निकलिया, कहंदे उर्दू दे विच। उन्होंने उस तो बाद आपदा सेंटेंस पूरा किया, या हिंदुस्तानी विच, मैं इंग्लिश च गल करा या हिंदुस्तानी विच। ओहो जावेद अख्तर साहब एक मुस्लिम ने, तो लोकां दे दिल दे विच या दिमाग दे विच वो चीज बैठी हुई है कि या है कहणगे जी मैं उर्दू विच गल करा। इस उत्ते तुसीं की कहना चाहोगे? देखो गल ये है कि जदों तुसीं जयपुर विच बैठे हो या कश्मीर च बैठे हो, तो उस वेले इस तरह दी दुविधा आ सकदी है मन विच। हाँ जी। जे तुसीं पंजाब च हो तां फिर तुसीं पंजाबी दा तुहाडे कोल ऑडियंस जिहड़ी है ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਕਟੇਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਨ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਉਧਰ ਦੀ ਬੰਬੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪੱਕਾ ਵੀ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਮਿਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੇਲਗੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੇ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ रुकावट नहीं होनी चाहिए, इनको वजन देना चाहिए। विजय जी, आपने अभी किताब लिखी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमें? मैंने किताब, एक्चुअली इट इज एन एक्सपेरिमेंट। देयर इज अ स्टाइल ऑफ पोएट्री कॉल्ड द हाइकूज इन जापान, जो 16वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। बुद्धिस्ट मंक्स जो हैं 3 लाइन में पोएम कहते थे, 3 अनराइम्ड लाइंस, 19 शब्दों से ज्यादा नहीं हो सकती थी। तो मैंने हाइकूज लिखे हैं सूफिज्म के बारे में, पर अंग्रेजी में लिखे, एंड आई थिंक दैट आंसर्स आवर डिस्कशन टुडे। आई थिंक देयर इज लिटिल बिट ऑफ एवरी लैंग्वेज इन द डीएनए ऑफ ऑल ऑफ अस। मैं लखनऊ से आता हूँ, आप लखनऊ में अगर आप कभी रेलवे स्टेशन चारबाग में उतरे और उनको कहेंगे हमें मज़ार पे ले जाएं फलाना सूफी संत के, और रिक्शे वाले से पूछें कि आप कौन है, वो कहेंगे साहब मैं तो पीर बाबा का खादिम हूँ। और वो रिक्शे वाले ने ज़िंदगी में कभी किसी उर्दू मदरसे में वो नहीं गया, पर इतनी उर्दू उसकी जहन में बसती है। इसी तरीके से अब मैं अपने दफ्तर में बैठा हूँ, गुरमीत जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि थोड़ा फ़र्क तो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में, लिटरेरी लैंग्वेज में और रोज़मर्रा की बोलने, पर इसमें दिक्कत आती है। अब गांव से कोई मेरे दफ्तर में आता है, मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, और मैं कहता हूँ कि साहब अपना नक्शा पास कराने के लिए अब जूनियर इंजीनियर के पास आप फाइल ले जाइए। अगर मैं इनकी साहित्यिक हिंदी बोलूँ तो मैं कहूँगा अपनी संचिका आप कनिष्ठ अभियंता के पास ले जाइए, उसको वो कहीं से नहीं समझेगा। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा लूजन अप करना है। तो जो आपने लैंग्वेज इस्तेमाल की, आपने अंग्रेजी में ये किताब लिखी? जी हाँ, मैंने अंग्रेजी में लिखी है, तो पर उसमें भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको समझने के लिए आपको डिक्शनरी को रेफर करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं है, और उसमें भी बहुत से वर्ड हैं, जैसे दरवेश है, पीर है, मुरीद है, मुर्शिद है, वो मैंने अंग्रेजी में यूज किए हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ हर आदमी हिंदुस्तान में जानता है मुर्शिद क्या होता है, पीर कौन होता है। बात ये है कि जैसे ये हाइकू लिखे हैं इन्होंने, हाइकू वैसे तो जापानीज का है ना, लेकिन इन्होंने अंग्रेजी में लिख दिया। हमारे पंजाबी में भी हाइकू लिखे जा रहे हैं आजकल, जी हाँ, उर्दू में भी हैं।
इसलिए वो आपकी बात का भी जवाब आता है जो आप कहते हैं ना कि गजल अकेली गजल ही नहीं कॉपी हो रही, ये तो हाइकू भी कॉपी हो रहा है। जो चीज अच्छी इफेक्टिव है उसको ले रहे हैं लोग, ऑटोमेटिकली ले रहे हैं। कोई टीचर नहीं कह रहा कि हाइकू लिखो, कोई टीचर नहीं आपको कह रहा कि गजल ही लिखो, आप रवाई क्यों नहीं लिखते, या आप कविता क्यों नहीं लिखते, दूसरी कविता क्यों नहीं, गीत क्यों नहीं लिखते, ये अपने आप होता है। केवल एक पॉइंट में कहना चाहूंगा, जो अंग्रेजी के डोमिनेंस पे क्योंकि काफी बात हुई, इसके भी मेरी राय बिल्कुल उलट है। हिंदी से काम नहीं, ऐसा है कि डोमिनेंस जो है वो भी डिमांड के हिसाब से चलती है। अब जब अंग्रेजी जानने वाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो हो रहे हैं, जो हमारी नई जनरेशन में, तो आप ये यकीन मान के चलिए कि हिंदी और पंजाबी के आने वाले समय में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि जब अंग्रेजी ज्यादा लोग अच्छी बोलेंगे तो हिंदी और पंजाबी अगर तो यानी इन भाषाओं को कोई खतरा नहीं है। कोई मैं नहीं मानता, और मैं अंग्रेजी के डोमिनेंस से बहुत कभी आक्रांत नहीं हुआ। अंग्रेजी को हम तो भारतीय, मुझे बहुत दुख होता है जब कई बार कहते हैं इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेजेस, अब तो अंग्रेजी को हम तो हिंदुस्तानी मानने को तैयार है। ये कह रहे हैं गजल हमने हिंदी से लिया, हम कह रहे हैं उर्दू अलग है ही नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी गुरमीत जी, हिंदी हमारे देश में क्या कहते हैं, सूचना की भाषा है, एंटरटेनमेंट की भाषा है, राजनीति की भाषा है, मगर क्या ये नॉलेज की भाषा भी है? नॉलेज की भाषा में मैंने शुरू में ही कहा कि हिंदी की गति के लिए, हिंदी में जो समस्याएं हैं उनके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हिंदी के जो जुड़े हुए लोग हैं वो हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुआ क्या, समस्या क्या हुई, एक आदमी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ाता है जी। वो जब पढ़ने आया, बहुत से लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ, वो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे थे +2 तक, उन्हें लगा कि नहीं, अब हम अगर अंग्रेजी हमने नहीं सीखी अच्छे से और अंग्रेजी में अगर हमने नहीं लिखा तो हमारी पूछ उतनी नहीं होगी, तो उन्होंने जितनी जो ज्ञान की आगे सृजना की वो अंग्रेजी में करी। और ये समस्या बहुत जगहों पर है। मराठी बहुत से लेखक हैं जो अंग्रेजी में नॉवेल लिखते हैं तो उन्हें लगता है हमारी चर्चा ज्यादा होगी। हिंदी के नॉवेल 50,000 कॉपी बिक के भी उतनी चर्चा में नहीं आते जितना ही अंग्रेजी की किताब आ जाती। तो ये एक प्रभाव रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे मैंने जैसे कहा ये टूट रहा है, क्योंकि जो बाजार है उसमें आप आज देखिए हिंदी और पंजाबी और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो चाइना की, वर्धन साहब आप बात कर रहे थे, उसी चाइना में जो चाइनीज रेडियो है, हिंदी का जो सर्विस है उसकी, ठीक है बीबीसी बंद हो रही है, हम बहुत दुखी हैं उससे, लेकिन चाइना में अभी पिछले दिनों एक पूरे पेज का आर्टिकल था अंग्रेजी समाचार पत्र में कि वहां पर जो चाइना की हिंदी सर्विस उसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। हिंदी का जो पल्प लिटरेचर है उसमें अंग्रेजी का जो अखबार है हिंदुस्तान टाइम, उसमें पूरा पेज था कि पल्प लिटरेचर आखिर इतना कामयाब क्यों है। ये जो गुलशन नंदा जैसे हम जिन्हें हम खारिज कर देते हैं, जिसे हम लोकप्रिय साहित्य बहुत बिकते हैं, तो मुझे अंग्रेजी के डोमिनेंस से कतई एक समय था जब हमें भी बहुत खतरा लगता था, लेकिन 10-12 साल में जैसे मैंने कहा कि जो डिमांड बढ़ रही है, डबिंग, आप खुद वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, आप बताइए डिस्कवरी जो है वो अंग्रेजी का ज्यादा देखा जा रहा है या हिंदी का ज्यादा देखा? मैं तो वॉइस ओवर ज्यादा हिंदी और उर्दू में करता हूँ। करते हैं ना, अब अंग्रेजी वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, मगर मैं जाते जाते एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि काफी ऐसे शब्द हैं और भाव हैं जो भाषाओं में से गायब हो गए हैं। जैसे आजकल अगर हमने हवा के बारे में बात करनी है तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि पुरवैया चल रही है या पछुआ चल रही है, तो वो सिर्फ ये बोलेंगे कि हाँ इस तरफ से हवा आ रही है, उस तरफ से आ रही है, ठंडी आ रही है, गर्म आ रही है, तेज आ रही है या हल्की आ रही है। तो ये जो भाषा में जो तब्दीली आ गई है, जो नए शब्द आ रहे हैं, तो उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। इसलिए हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे कि हमारी इस वक्त जरूरत क्या है जी। एक दूसरे से राब्ता कायम करने के लिए, माशरे को नजदीक लाने के लिए जिन अल्फाज की जरूरत है उन अल्फाज को तो लाना पड़ेगा, उनको तो अलग नहीं कर सकते। तो आप सब हमारे स्टूडियो में आए और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत की, चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। भाषा संचार का माध्यम है, किसी से मुखातिब होने का जरिया है भाषा। हर जुबान अलग होती है, लेकिन अब सब एक ही जुबान बोलने लगे हैं। समझ सबको आती है, लेकिन मालूम नहीं है कि ये भाषा कौन सी है। अच्छी बात है, भाषा का मकसद पूरा हो रहा है, लेकिन अफसोस सिर्फ एक बात का है, जिन भाषाओं से हमने ये नई जुबान इजाद की है वही गुमनामी की गर्त में गायब हो रही हैं। गलती हमारी है तो इसे सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है, अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी। इसी के साथ आज का प्राइम डिबेट यहीं खत्म होता है। फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।